साहिल जी देखिए, मेरे लाख मतभेद हो सकते हैं साहिल जी आपके साथ भी डिबेट में, पर आज जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट एक फैसला दिया है, उसको चैलेंज करने के लिए टीवी पर मंच दिया जाता है उस योगेंद्र यादव को जो एक समय पर ईवीएम पे सवाल उठाते थे। ईवीएम पर 41 वर्डिक्ट्स आए, फिर महाराष्ट्र पे सवाल उठाते थे, महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट में कुछ प्रूव नहीं कर पाए, फिर बिहार में आपको याद होगा मैं आपके साथ डिबेट में था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गलत डिलीशन का एक एफिडेविट दे दो, तो इन्होंने झूठा एफिडेविट दिया। इनके पास एक सच्चा एफिडेविट जो गलत वोट कटा था उसका नहीं था, ड्रामा करने लगे कोर्ट में कि देखो हम इसको ले आए उसको ले आए, पर एफिडेविट ठीक से नहीं दे पाए। आज वो योगेंद्र यादव जो राजदीप के शो में बैठ के हरियाणा में हवा चल रही है, सुनामी चल रही है, ये प्रिडिक्शन कांग्रेस के पक्ष में कर रहे थे, जो एडवाइजर है खड़गे जी के, उनको आप इस प्रकार का मंच देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, नवीन चावला जब थे इलेक्शन कमिश्नर, तब इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज था क्या? क्यों नहीं दे सकते? गिल के नहीं, वो भी याचिका करता है, आपको भी मंच दिया हुआ है, अश्विनी उपाध्याय जी को भी मंच दिया हुआ है, क्यों नहीं दे सकते? मैं बता रहा हूं, क्यों नहीं मंच दे सकते? वो भी याचिका करता है, मैं बता रहा हूं, उनको भी मंच देना चाहिए, उनको भी सवाल पूछेंगे हम। आज उनके खिलाफ गया है फैसला तो उनको हम मंच देंगे। आप कैसे बोल सकते हैं साहिल जी? मैं बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का कहना मान लिया है, इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी को मंच नहीं दे सकते, ये गलत है। मैं बता रहा हूं, जल्दी मुझे बताने दीजिए, मुझे बताने दीजिए, बताने दीजिए, बता रहा हूं। साहिल जी एक सेकंड, योगेंद्र जी एक सेकंड रुक जाइए। साहिल जी मुझे बताने दीजिए, अभी बीच में इंटरवेंशन मत करवाइए। साहिल जी मुझे बताने दीजिए। एक मिनट, आप इस तरीके से मत बोलिए, मुझे बताने दीजिए, ऐसे मत करिए प्लीज। आपकी बात सुनिए, उनको भी जवाब देने दीजिएगा। नहीं तो आपने बताया ना, आपने बताया ना, आप उनका जवाब भी सुन लीजिए ना। चैनल, अरे मुझे बोलने का मौका था, आपके बीच में नहीं बोला आपने। बहुत मेरी बात कितनी देर बात करेंगे? आपने बोला, मैंने आपकी बात सुन ली, आपने मुझ पर सवाल उठाया तो मैं आपको बोलूंगा ना। इंटरवीन किया, आपने मुझ पर सवाल उठाया ना कि कैसे मंच दिया करके। आपने इंटरवीन किया तो क्यों नहीं करूंगा? देख रहा है, आप मुझ पर अगर सवाल उठाएंगे कि आपने उनको मंच क्यों दिया, तो मैं आपको पूछूंगा ना। आप मेरी बात क्यों नहीं पूछूंगा मैं उनको? अभी तक मेरी बात हो जाती, क्यों नहीं पूछूंगा आपको? अभी तक मेरी बात हो जाती, ऐसे ठीक नहीं है। साहिल जी 20 सेकंड लेकर बात कर दूंगा, जल्दी बोलिए। 20 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा, मुझे बोलने दीजिए। 20 सेकंड, बस 20 सेकंड, 20 सेकंड, हाँ 20 सेकंड। साहिल जी थैंक यू, बहुत मेहरबानी। साहिल जी, हमारी संवैधानिक व्यवस्था में जब कोई संवैधानिक सवाल पैदा होता है और उसका अगर निराकरण नहीं हो पाता है, तो हम सभी लोग अपनी कलेक्टिव आस्था सुप्रीम कोर्ट में रखते हैं। और एक बार सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की व्याख्या करते हुए एक निर्णय दे दिया, तो हम सभी लोग मानते हैं, चाहे ये पक्ष का फैसला हो या वो पक्ष का, सुप्रीम कोर्ट की बात हम मानेंगे। आज योगेंद्र यादव उस व्यवस्था को पलट रहे हैं। क्या आज तक इसका प्रतिभाग होना चाहता है? मैं पूछना चाहता हूं, ईवीएम पर फैसला स्वीकारते हैं ये, या ईवीएम के खिलाफ क्या प्रूफ दिया इन्होंने? बिहार का एक एफिडेविट नहीं दे पाए गलत वोट कटने का, एक वन सिंगल। योगेंद्र जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद अश्विनी उपाध्याय जी के पास चलो। योगेंद्र जी में नागरिक बनती है, ठीक है, आपने वोटर का अधिकार मिलता है। शहजाद जी प्लीज अभी उनको भी जवाब देने दीजिएगा, बाकी लोग भी बचे हुए हैं यहाँ पर। चलिए योगेंद्र जी। एक तो भाई मैं इसीलिए आप चैनल ऐसे चैनल से बचता हूं कि यहाँ बातचीत नहीं होती, केवल व्यक्तिगत लांछन लगते हैं। कौन सज्जन है मैं नहीं जानता, आप इनको पूरा वक्त दीजिए, मुझसे लोगों को ऐसे शो से बाहर रखा कीजिए। इनको कीचड़ा इसके लिए हिंदी में कहा जाता है, इनको कीचड़ में खेलने दिए। मैं इस कीचड़ में खेलने में बिल्कुल असमर्थ, खेल मुझे बिल्कुल नहीं आता, मैं बहुत खराब आदमी इस कीचड़ वाले खेल का। दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा वो ये है कि यदि हमें सुप्रीम कोर्ट की किसी चीज पर कभी सवाल नहीं उठाना चाहिए, तो ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी, माननीय अरुण जेटली, ये क्यों सुप्रीम के एडीएम जबलपुर के फैसले को शर्मनाक बताया करते थे? क्यों कहा करते थे सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम फैसला था, और वो तो रद्द हुआ जाके 5 साल पहले तक तो देश का कानून था, तो ऐसा किया करते थे। मैं समझता हूँ कि माननीय थोड़ी समस्या, आपकी आवाज कट कर आ रही है, इसकी आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ पा रही है हमारे पास, लेकिन आप ये सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे पहले भी कई सारे फैसलों पर सवाल उठाए गए थे। लेकिन अश्विनी उपाध्याय, आपने योगेंद्र यादव जी को भी सुना, आप भी एक वन ऑफ द पिटिशनर है, आपने भी इस पर मैं इस केस में इस तरह की किसी में शामिल नहीं, का खेलने का मामला है, इससे कृपया बात है। धन्यवाद, माफी चाहूंगा। ठीक, अश्विनी उपाध्याय जी। ठीक है, अश्विनी उपाध्याय जी,
जहां जिस तरीके से हम इस पूरे डिबेट को देख रहे हैं उससे एक बात तो साफ निकल कर आती है कि अब एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कोई रोक टोक नहीं हो पाएगी। आपने भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुना है। दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि यह भी सुप्रीम कोर्ट कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर जिनके नाम कटे हुए हैं उनके बारे में 4 हफ्ते के भीतर यह भी कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए कि क्या वो नागरिक है कि नहीं है, और वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को दिया जाए। तो अभी ये मौका नहीं रहेगा ये कहने का कि बस उनके नाम कट रहे हैं कि जिनका नाम, और यह भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सिर्फ नाम कटा इसका मतलब यह नहीं है कि वो नागरिक नहीं है। यानी वो भी एक बात बताई जाती है, बार बार प्रचार किया जाता है, वो भी प्रचार नहीं चल पाएगा। देखिए साहिल जी, मैंने 2017 में पीआईएल फाइल किया था और मैंने पूरे राज्यवार आंकड़े दिए थे। और उस समय कहा था 2017 में कि भारत में 5 करोड़ पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, कुकी, टोटल 5 करोड़ घुसपैठिए रहते हैं। और मेरी पीआईएल आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। किसी राज्य सरकार ने यह नहीं कहा कि जो मैंने आंकड़े दिए वो आंकड़े गलत है। दूसरा, एसआईआर पे टोटल 22 पीआईएल फाइल हुई थी। एक पीआईएल थी कि एसआईआर रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए, तो वो मैंने फाइल किया था। 21 पीआईएल आई थी इसके खिलाफ, एसआईआर के खिलाफ। तो यहां सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई 1:21 था। योगेंद्र भाई भी उसी में थे, टीएमसी के सांसद थे, आरजेडी के सांसद थे, आम आदमी पार्टी के सांसद थे, और भी बहुत सारे नेता और सोशल एक्टिविस्ट थे। बहुत सीधी सी बात है, वोटर लिस्ट में नाम के लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहला, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा 18 साल का होना चाहिए, तीसरा इसी एरिया में रहना चाहिए। और वोटर लिस्ट बनाना इलेक्शन कमीशन का काम है। तो स्वाभाविक सी बात है, इलेक्शन कमीशन ने 3 चीज चेक करेगा कि ये भारत का नागरिक है कि नहीं है, 18 साल का हुआ कि नहीं हुआ, और उस एरिया में रहता है कि नहीं रहता। इसलिए बहुत कॉमन सेंस है, इसमें इतनी ज्यादा संवैधानिक व्याख्या की जरूरत ही नहीं। समस्या क्या है? समस्या ये है, ये 1946 में जो फॉरेनर एक्ट बना, ये इतना घटिया सड़ा हुआ एक्ट था जो 2025 में बदला गया। इसके कारण पूरे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी, कुकी सब आते चले गए। उसके बाद जो समस्या हुई, आधार एक्ट से हुई। ये आधार एक्ट ये कहता है कि जो आदमी 6 महीने भारत में रह ले वो आधार बनवा सकता है। और आधार बनवाने के लिए क्या चाहिए? कोई पार्सल लिख के दे दे, कोई प्रधान लिख के दे दे, या वो एक रेंट एग्रीमेंट बनवा के कह दे कि मैं इस एरिया में। आधार कार्ड तो वैसे भी नागरिकता का प्रमाण होता नहीं है। हाँ, सिर्फ आपकी पहचान का प्रमाण है वो। पहचान का प्रमाण है, यस एग्जैक्टली, हमारा यही आर्गुमेंट था। लेकिन होता क्या है कि आधार बनवाना सबसे आसान है साहिल जी, और जैसे ही आधार बनता है वो पूरा विंडो खोल देता है। एक आधार बनवा लिया, आधार दिखा के राशन कार्ड बनवा लिया। जब 2 डॉक्यूमेंट हो गया तो 2 से 3 बनवा लिया। आपके नेता कह रहे हैं कि ये फैसला तो बिहार के मामले में है, क्या बंगाल के लिए अलग से पिटीशन होगा अभी? क्योंकि बंगाल के भीतर भी एसआईआर हो चुका है, या मुद्दा अभी छोड़ देंगे आप? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट मूड में है नहीं। नहीं, देखिए ये जो एसआईआर जो हुआ है ना, ये साइंटिफिक इनविजिबल रिगिंग हुई है। चुनाव में 27 लाख लोगों के पश्चिम बंगाल में नाम काट दिए गए लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर। अगर ममता बंदोपाध्याय सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती तो इन्होंने 1,33,00,000 लोगों का नाम काट दिया था। उसके बाद में जो नाम जुड़े उसमें से अभी तक आप देखिए लोगों के नाम जुड़ रहे हैं, और अभी भी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इनके पास में। और ये डिले, टाइमिंग पर इफेक्ट सवाल था, प्रक्रिया पर सवाल था। एसआईआर पहले भी हुआ है, एसआईआर की टाइमिंग और प्रक्रिया और इस हड़बड़ी में कितने लोग मरे, सुप्रीम कोर्ट की कोई टिप्पणी नहीं आती है उसके ऊपर में। यह दुर्भाग्य का विषय है कि देश की जनता के जो वोटर अधिकार है, ये जो संवैधानिक पदों की बात कर रहे थे मेरे भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, संवैधानिक पदों के साथ कैसे खिलवाड़ हुआ? 20 तारीख को दिनेश चंदेल को ईडी गिरफ्तार करती है, लेकिन और उसके 30 तारीख बावजूद को छोड़ देती है। नहीं, संवैधानिक पद पर नहीं, लेकिन उसके बावजूद साहिल जी, इस सारी चीजों का जवाब तो सुप्रीम कोर्ट ने ही दे दिया है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आप सुन लीजिएगा, अगर नहीं है तो पढ़ लीजिएगा। उसका सारे चीजों का जवाब तो सुप्रीम कोर्ट ही दे रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट ही ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई सारी प्रक्रिया फॉलो की गई है। किसी भी तरीके से प्रक्रिया पर सवाल जो उठाए गए थे, वो प्रक्रिया के सवाल सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रहा है आज की स्थिति में। किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर 10,000 वोटरों के नाम कटते हैं, अगर ये एसआईआर अरे यार ये जा रहा था 5 साल में होना चाहिए। मैंने इसीलिए पीआईएल फाइल किया था, और 5 साल में होने चाहिए। हर 5 साल हर 5 साल में जिस तरीके से डेमोग्राफी बदल रही है, जिस तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहा है, हर 5 साल में एसआईआर की प्रक्रिया होना चाहिए। ये भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। टाइमलाइन डालने की कोशिश चल रही है। माना जा रहा था कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इसकी डिबेट कम से कम खत्म होगी, लेकिन लगता नहीं है कि वो खत्म होगी। वही दूसरी तरफ बंगाल के भीतर जो 27 लाख वोटर्स की ट्रिब्यूनल के सामने सुनवाई चल रही थी, सिर्फ 6,000 दावे अब तक चेक किए जा चुके हैं। उसमें से 4,000 लोगों को दोबारा वोटर लिस्ट पर डाल दिया गया। वो वोट नहीं डाल पाए थे बंगाल के भीतर। लेकिन एसआईआर की डिबेट कम से कम क्या अब खत्म होगी, इस पर नजर बनाए रखनी होगी, क्योंकि अभी बाकी राज्यों में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो इस पर नजर बनाए रखेंगे।